वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यूपीएससी सिंप्लीफाइड आप सभी के लिए लेके आया है एक नए फॉर्मेट पे टेस्ट सीरीज, जो कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है विजन आईएएस की 2023 के लिए। इसमें ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वे में हम टेस्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो टेस्ट नंबर 1 है उसमें हमने आपको केवल समरी बताई है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ अब अलग करेंगे। सॉल्यूशंस की समरी हमने अब तक बताई थी केवल, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया, जिसमें कि हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे, न फिर आपको सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे। उतने ही टाइम में आप क्वेश्चंस को आपकी तरफ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट करके। देन फर्दर जब हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ सेकंडों के बाद ही उसका सॉल्यूशन पढ़ रहे होंगे तो उसको मैच भी कर सकते हैं आप लोग। इससे आप इंगेज रहते हुए काफी अच्छे से, आप चाहें तो आंसर्स देते हुए कमेंट बॉक्स में पूरा वीडियो देखते हुए अच्छे से टेस्ट को कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे और एकदम नए फॉर्मेट में सब कुछ होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2 प्रीलिम्स 2023 के लिए विजन की टेस्ट सीरीज का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आने ही वाला है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहा हूं, फिर हम इसका आंसर बताएंगे वन बाय वन। इन दिस वे हम जाएंगे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट्स दी गई है कैंटोनमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन दी कैंटोनमेंट एरिया। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, आपको बताने क्या ये कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट्स कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? केवल क्या एक करेक्ट है, 2 या 3 करेक्ट है, या फिर ऑल 1, 2, 3 करेक्ट है, या फिर केवल 1 या 3 करेक्ट है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं यदि आप देना चाहें तो। अब मैं आपको आंसर इसका बताने के लिए जा रहा हूँ। तो इसका आंसर है सी। सी मीन्स 1 और 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है इसकी वो गलत है। देखते हैं ऐसा क्यों है, सॉल्यूशन को देखते हैं, डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 गलत क्यों हो गई ताकि हमको याद रह जाए। इसमें बताया गया इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर रहता है ये पूरा कैंटोनमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो। तो ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए। आगे भी बताया गया है thus a cantonment board is created and well as administered by सेंट्रल गवर्नमेंट, और मिनिस्ट्री होगी आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री। ओके, अब देखते हैं आगे, इसी में हम फर्दर प्रोसीड करते हुए जस्ट ए मिनट। ओके, आगे भी देख लेते हैं। तो 1 और 3 नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट थी, वो क्यों थी? ए कैंटोनमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन इन कैंटोनमेंट एरिया। तो बिल्कुल करेक्ट है लाइन। इट इज सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006। कैंटोनमेंट एक्ट 2006 का है, उसके अंदर इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। इट इज सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको याद रहना चाहिए, बार बार मैं इसलिए जोर देके बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। आगे बताया गया है कैंटोनमेंट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years while the nominated members ex officio members continue so long as they hold the office in that station. The military officer commanding the station is the ex officio president of the board and presided over its meetings. ठीक है, प्रोसाइड करते हैं वो मीटिंग्स को। ऑल दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को काफी अच्छे से देख लिया है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। पहले आपके सामने क्वेश्चन लाया जाएगा, क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, आप भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, देन फिर सॉल्यूशन डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बिल्कुल देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामानुजन प्राइज के रिगार्डिंग आपको तो मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर दिया जाता है, इसके रिगार्डिंग प्राइस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 है इट इज अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुज। तो श्रीनिवास रामानुजन जो थे उनकी याद में, उनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा। क्या ये लाइन सही है? सेकंड स्टेटमेंट है
No woman has been awarded this prize till now. And third statement है, the prize is awarded to a researcher from developing country. तो आपको बता रहे हैं इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शंस आपके सामने नीचे हैं, आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स. एंड देन आप चेक भी कर सकते हो मैंने जाके भी आप कितने आंसर सही रहेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में उसको भी मेंशन कर सकते हो. तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये इंगेजिंग तरीके से पढ़ना हो गया, क्वेश्चंस को देखना हो गया, तो वो याद भी ज़्यादा रहेगा, थोड़ा इंटरेक्टिव है इस वजह से. तो आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन आपने अपना, यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, अपने मन में अटेम्प्ट कर लिया है या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दिया है तो ठीक है. हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन. तो इसका आंसर है ए. तो ए के आई यदि आंसर है तो देख लेते हैं ए के अंदर क्या है. ओनली वन, केवल स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट है. ये जो है अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में दिया जाता है. स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है वो गलत है. तो डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका हम. तो देखो, रिसेंटली प्रोफेसर नीना गुप्ता, तो फीमेल को भी मिल गया, एक मैथमेटिशियन है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, उनको दिया गया है ये अवार्ड 2021 के अंदर. 2021 में दिया गया है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस. सी इज फॉर इंडिया टू रिसीव द रामानुजन प्राइज. तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाती है भाई, किसी फीमेल को मिला ही नहीं है. और भी नाम है यहाँ पे, ठीक है. ठीक है, ये जो नाम है नीता, प्राता, मुंशी और अलग अलग नाम जो है वो आप देख लीजिए, इनको पहले भी प्राइज मिल चुके हैं, ठीक है. एंड जो प्रोफेसर नीना गुप्ता के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. थोड़ा सा प्राइस की बारे में देख लेते हैं कि प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल 2005 में इन मेमोरी ऑफ, आप जानते हैं, श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट दी यंग टैलेंट इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज से होता है ये, है ना, ध्यान रखना आपको. इट इज अवॉर्डेड एनुअली टू रिसर्चर्स लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज. ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से इसके ऊपर फोकस करना आपको. लेस देन 45 ईयर्स एज के जो रिसर्चर्स हैं उनको दिया जाता है. इट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, ICTP, है ना. एंड द नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड है एक, और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन है, ये मिलकर इसको लाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम. इसमें बोला गया है विद रेफरेंस टू स्टेम सेल्स which of the following statements is are correct. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग है स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज. लेबोरेटरीज में स्टेम सेल्स को नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा बोला गया है. क्या ये करेक्ट है या फिर ये इनकरेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल्स कैन क्योर HIV डिजीज. एंड थर्ड स्टेटमेंट है स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली. आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं. अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सॉल्यूशन में इसका आंसर ये बताया गया है, मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है. अब इसको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देख लेते हैं. तो बताया गया है कि रिसेंटली US की एक पेशेंट है जो कि फर्स्ट वुमेन बनी है और ओवरऑल 3rd पर्सन बनी है जिनका कि HIV क्योर किया गया है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू, ठीक है. तो इस तरह से ये सब किया गया है काइंड ऑफ. इस वजह से स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत हो जाती है, ठीक है. और आगे बताया गया है इसमें अपार्ट फ्रॉम मैमल्स स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, प्लांट्स एंड इनसे भी निकाली जा सकती है. तो इस वजह से स्टेटमेंट नंबर 3 जो है आपकी वो भी गलत हो जाती है. और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपकी करेक्ट है एक्चुअली में, यदि मैंने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी. स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी जो है वो करेक्ट है, बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल्स कैन क्योर HIV डिजीज, ये स्टेटमेंट सही है. अब देख लेते हैं फाइनली हम जो स्टेटमेंट नंबर 1 के रिगार्डिंग क्या बोला गया है, तो वो क्यों एक्चुअली में करेक्ट है. 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स होती हैं. एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, एक होती है एडल्ट स्टेम सेल्स. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से आपको पता चल रहा है और अडल्ट स्टेम सेल से आपको पता चल रहा है. एम्ब्रियोनिक के अंदर बताया गया है सप्लाई न्यू सेल्स फॉर एन एम्ब्रियो एज इट्स ग्रोथ एंड डेवलप्स इनटू ए बेबी. एंड सेकंड बताया गया है जो आपके एडल्ट स्टेम सेल्स के रिगार्डिंग सप्लाई न्यू सेल्स एज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्लेस सेल्स दैट गेट डैमेज, ठीक है. आगे बताया गया है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स होती है स्टेम सेल्स, जिन्हें IPS बोला जाता है. स्टेम सेल्स को साइंटिस्ट है ना मेक बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर. तो इस वजह से स्टेटमेंट नंबर 1 भी क्या हो जाती है आपकी, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपकी इस वजह से स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज, ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट बताई गई है यहाँ पे, क्योंकि ऑल स्टेम सेल्स को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है. ये जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है IPS सेल्स बोलते हैं. स्टेम सेल्स देयर साइंटिस्ट मेक इन लेबोरेटरी
केवल ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली स्टेम सेल से ही बनाई जा सकती है। जैसे बताया स्टेम सेल्स के अंदर आपकी मेड इन लेबोरेटरी जो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, सभी स्टेम सेल्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं अब हम और इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप देख सकते हो। इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए स्टेट्स बिल। तो स्टेट्स की बिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। द प्रेसिडेंट हैज नो रोल टू प्ले इन द passage of a state's bill. Second statement is state's bill can be reserved for president, but once reserved, the governor has no role to play. Third statement is state's bill can be reserved for the president, but the president has to give assent to the bill. आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या करेक्ट इसका आंसर है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है फोर्थ नंबर की क्वेश्चन का बी फॉर बॉय। इसमें बताया गया है स्टेट्स बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और सभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन देखने की रिक्वायरमेंट वैसे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमको पता है इसके रिगार्डिंग सब चीज़ें। फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बता दूँ, व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द एनैक्टमेंट ऑफ द बिल काइंड ऑफ। और आगे बताया गया है हाउएवर द प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिज्ड टू गिव असेंट टू द बिल। तो थर्ड स्टेटमेंट निकालते इस जैसे हो जाती है, if the president gives his assent to the bill it becomes an act. This means that the assent of the governor is no longer required. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एडजॉर्नमेंट जो होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन है यहाँ पे स्पेसिफिकली है। एडजॉर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड है no confidence motion can be moved against an individual minister or the entire council of ministers. Censure motion can be moved against the entire council of ministers only. Minister only, entire council of minister only. तो यहाँ पे बताया गया, आपको बता रहा है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्या 1 and 2 इनकरेक्ट है, 2 and 3 इनकरेक्ट है, 1 and 3 इनकरेक्ट है, और या फिर सभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप अपना आंसर सोच सकते हो दिमाग में या कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। तो यहाँ पे पांचवी का आंसर है बी फॉर बॉय, मींस 2 and 3 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। इसका मतलब है एडजॉर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, बिल्कुल सही है। आगे इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एडजॉर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके बाद बताया गया आगे नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ठीक है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जा सकता है। सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इन एन इंडिविजुअल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को बदल दिया गया था कहीं ना कहीं पे, हम देख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, काफी तेजी से चलते हुए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। Who among the following is responsible for conduct of elections in parliamentary और assembly constituencies? पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो बताया गया रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। आपको आंसर देना है, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, हम देख रहे हैं सॉल्यूशन। तो इसमें रिटर्निंग ऑफिसर बताया गया है आंसर। द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसर्न। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स और डेजिग्नेट्स एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो रिटर्निंग ऑफिसर काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इसलिए इसको देख लेना है आपको। एज द रिटर्निंग ऑफिसर ऑन ईच ऑफ द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। In addition, the Election Commission of India also appoints 1 or more assistant returning officers for each of the assembly and parliamentary constituencies to assist the returning officer in performance of his function in connection with the conduct of elections। तो रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा पूरा का पूरा दारोमदार के ऊपर रहेगा। वो ऑन द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल, तो रिटर्निंग ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। Which of the following statement is correct regarding the salary and allowances of the Supreme Court judges in India? The statement number 1 है they are determined by the president. Second statement है it can be altered by the parliament to judge at disadvantage after his appointment. Third, it is charged on the constitutional fund of state.
एंड नाउ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आप कौन सा देना है आंसर दीजिए, अपना सोचिए समझिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है यहाँ पे डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है देख लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे बताया गया है साफ साफ तौर पे कि द पार्लियामेंट डिटरमाइंस द सैलरी, अदर अलाउंसेस, लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन ईटीसी, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। पार्लियामेंट डिसाइड करती है सब कुछ। The parliament cannot any of these privilege and right to be just disadvantaged after his appointment. The parliament cannot alter any of these privileges and rights to the judge disadvantage after his appointment. तो बदला नहीं जा सकता अपॉइंटमेंट के बाद में। Salaries, allowances and pensions of the judge of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India, not on the state, not on the Consolidated Fund of state, but India. ध्यान रखना है आपको। तो ये आंसर भी आपका निकल चुका है, डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, इन विच ऑफ फॉलोइंग मैटर्स कैन द गवर्नर एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के थ्रू कब काम कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिशन में कब काम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। कैसी सिचुएशन में गवर्नर उसके डिस्क्रिप्शन से काम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने। सेकंड है रिजर्विंग बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड थर्ड है अपॉइंटिंग ए चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड ए मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शन। तो ये बातें बताइए, आपको बताना है कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी बातों में वो अपने डिस्क्रिप्शन को यूज ले सकते हैं। सॉल्यूशन आपको आंसर देना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। सी से मतलब 1 2 3 ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो किस अंदर अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से दे सकते हैं, सभी बातों को रख सकते हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। वो है ये तीनों ही चीजें बताई गई है उसके अंदर। थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसमें बताया गया है आर्टिकल 163 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एम्पावर करता है गवर्नर को टू एक्ट हिज डिस्क्रिप्शन ऑन सर्टेन मैटर्स बेस्ड ऑन द वेरियस court rulings and conventions. The discretion of the governor has been limited to, अब limitations बताई गई है भाई, discretion of governor की limitations क्या क्या रहेगी। exercising the power मतलब कहाँ तक limited रहेगा, ऐसा exercising the power given to governor of Assam under para 9 of 6th schedule, exercising the function of the governor appointed as an administrator of a union territory under article 239 clause 2, special responsibility are assigned to the governors of various states under the provision of article 371, submitting a report to the president under article 356 on failure of the constitutional machinery in the state, डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा। रिजर्वेशन ऑफ द बिल्स, ये सभी लिमिटेशन मतलब इन्हीं चीजों के अंदर, इसी दायरे के अंदर वो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शनरी एक्ट। ओके, रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 200 के अंदर आता है। अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड ए मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शन, ये सभी चीजों के अंदर वो अपने डिस्क्रिप्शन को यूज में लेंगे। इन ऑल अदर मैटर्स ही हैज to act on the advice of the Council of Ministers. Appointment of the members of the State Election Commission is done on the advice of the Council of Ministers. ये सब बात बता दी गई है। तो इसमें आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कीजिए आप, स्क्रीन के सामने आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन सिंपल सा है, विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के रेफरेंस में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को आपको कंसीडर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है The 17th Amendment Act provides for the establishment of DPC. तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में 74th अमेंडमेंट के उनको लाया गया था, उसके प्रोविजंस किए गए थे लाने के, ठीक है, एस्टेब्लिश करने के। अगला है, ये बोली गई लाइन क्या करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल मेंबर्स ऑफ DPC आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। थर्ड, इट हैज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है कि क्या इसका आंसर रहेगा, सोच लीजिए, समझ लीजिए, तीनों स्टेटमेंट देख लीजिए दोबारा से। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 का आंसर आ रहा है सी। सी का मतलब है वन स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल मेंबर्स ऑफ डीपीसी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है डिटेल सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो ठीक है, 71 अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 243 जेड डी प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट शैल कंटिन्यू एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी रखेगा, ठीक है, टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर by the panchayat and municipalities in the district.
तो ये इन द डिस्ट्रिक्ट तो ये नहीं हो जाता है। सेकंड बताया गया है एक्ट लेज डाउन दैट फॉर फिफ्थ 4/5 of the members of a district planning committee should be elected by the just a minute by the district panchayat and municipalities in district from among themselves। तो 4/5 को क्या करना होगा, यहाँ पे इलेक्ट करना होगा, इलेक्ट, ठीक है। इस वजह से वो गलत हो गया है काइंड ऑफ, ठीक है। इसके बाद आगे बताया गया है द जस्ट ए मिनट, आगे बताया गया है द रिप्रेजेंटेशन of the members in the committee should be proportional to the ratio between rural and urban population in the district, ठीक है। तो ये सब बात बताइए, क्वेश्चन बनाएंगे आपका सॉल्व हो जाता है। जैसे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है बताना है इसका आंसर आपको विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट है फर्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सेम होता है इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है इनका। दूसरा बताया गया है a resolution for his removal need to be passed with special majority in both houses। क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी 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 डी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपको बताना है कि जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं सॉल्यूशन दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका कॉलेज होता है इनके लिए सेम नहीं होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो अलग अलग होता है। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, मेथड तो सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट नहीं लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। And the vice president act as an ex-officio chairman of the Rashtra आपको पता ही है takes over the office of the president when there is a vacancy in the of the death, resignation, removal by impeachment of or otherwise। आगे बताया गया है removal of the vice president of India, article 67 of Indian constitution states that vice president can be removed from office before the completion of can be removed, हटाया जा सकता है completion of the working कब होगा, इस तरह से होगा a formal impeachment is not required for the removal, फॉर्मल रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनके रिमूवल के लिए। ही कैन रिमूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड हेडेड बाय द लोकसभा। दिस मीन दैट द रेजोल्यूशन शुड बी पास इन राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड इन लोकसभा बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। फॉर्मल रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन of his term. A formal impeachment is not required for his removal or process बता रहा है, but no such resolution can be moved unless at least 40 days advance notice has been given. No ground has been mentioned in the constitution for his removal। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया था, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया था कि भाई ये रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल नीड टू पास इन स्पेशल मेजॉरिटी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई राज्यसभा के अंदर होगा और यहाँ पे जो राज्यसभा के अंदर इफेक्टिव बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड इन लोकसभा बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे बताएगी यही बात। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो जाता है इस तरीके से। आप क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं और आपके इनके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी कैन बी ओनली फ्रॉम लोकसभा। दूसरी स्टेटमेंट है द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर ए टर्म ऑफ 1 ईयर। तो बताइए कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दे दी गई है, भाई चेयरमैन जो होगा वो केवल लोकसभा से होगा, और दूसरा बताया गया कि एक साल के लिए जो है इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स। तो आपको बताना है कौन सा इसमें आंसर सही है। तो इसका आंसर आएगा सी फॉर कैट। लेट्स सी इट, क्वेश्चन नंबर 11 में सी आ ही रहा है, ओके। तो इसमें देखते हैं, तो बिल्कुल ठीक थी दोनों लाइन, बहुत ज़्यादा रिलेटेड जाके देखने की आपको देखो रिक्वायरमेंट नहीं है कि पॉइंट इसके देख लेते हैं सॉल्यूशन में। Committee on Public Undertaking, this committee was created in 1964। तो Committee on Public Undertakings में ये जो कमिटी है वो क्रिएट की गई है 1964 के अंदर। रिकमेंडेशन थी कृष्णा मेनन कमेटी की, तो कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया है। द कमिटी नॉट टू एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं करती है कमिटी। एंड आगे बताया गया है कि द चेयरमैन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग हिज मेंबर्स हु आर ड्रॉन फ्रॉम लोकसभा ओनली। तो बिल्कुल ठीक है, ओनली
को मार के ऐसा मत सोचना कि भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई है ना, ओनली लोकसभा से नहीं होते हैं जो चेयरमैन होते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर वन टर्म फॉर a term of 1 year. These elections are done through proportional representation using single transferable vote. तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। द वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो आपको स्पेशली सिंपल सा याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, इसको याद रख लेना आपको। और क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं, इसको देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एज ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। और दूसरा प्लान क्या है? कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशंस। तो बताना है आपको इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और बता दीजिए इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। तो बहुत स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। With regard to office of the Supreme Court judge, they are following provisions in the Constitution. He holds the office until he attains the age of 65. Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by the Parliament. He can resign his office by writing to the President. He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament, as he does not have a fixed tenure. तो उनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको स्पेशली। The conduct of the judges cannot be discussed in legislature except during impeachment motion। तो ये लाइन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिगार्डिंग हमको देखना है क्या सही है। द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट एंजॉयज द इक्वल पावर एज द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द ऑर्डिनरी बिल्स। तो ऐसा भी नहीं होता है। डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है इंडिया हैज ए बाइकैमरल सिस्टम, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट द स्टेट लेवल। द इक्विवेलेंट ऑफ द लोकसभा इज द विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दैट ऑफ राज्यसभा इज विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे बता दिया गया आगे लाइक द राज्यसभा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज continuing chamber at that it is a permanent body and is not subjected to dissolution. But what are of the members retired होते हैं वो आपको सबको बताइए। हर सेकंड ईयर ना, ठीक है, every second year expiration of every side of the expiration of every second year। आगे बताएगा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। मैं भूल गया था अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें आंसर था डी, neither 1 nor 2। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि भाई Parliament can abolish the legislative council of India if legislative assembly of the concerned state जो है वो legislation लेके आती है इफेक्ट के अंदर, और साथ ही specific legislation must be passed by the state assembly by a special majority। This act of the Parliament is not to be deemed as an amendment of the Constitution for the purpose of Article 368 and is passed as an ordinary piece of the legislation by a simple majority। और स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी रद्द हो जाती है क्योंकि बताया गया है therefore the ultimate power of passing an ordinary bill is vested in the assembly। At most the council can detain or delay bill for a period of 4 months। तो जो आपकी काउंसिल होगी वो डिले कर सकती है, ठीक है, बिल को डिटेन कर सकती है, डिले कर सकती है 4 महीने के लिए, 3 months in first instance and 1 month in the second instance। तो ये आपको ध्यान रखना है। The Constitution does not provide for the mechanism of a joint sitting of the both the houses। तो ऐसा वहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं किया गया है स्टेट लेवल पे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ चुका है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डिस्क्वालीफाइड। तो कब डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा मेंबर्स को जो कि है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के? तो इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सेक्रेटरी इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स टू डिक्लेयर बाय कोर्ट, एंड थर्ड इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। तो कब है जो उनको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कब डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर आप दे सकते हो, आंसर कीजिए, सॉल्यूशन देखते हो। इसमें बताया गया डी फॉर डॉग। तो मतलब सभी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। इन कंडीशंस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा।
तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद ही कर लेना है क्योंकि काफी बड़ा डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, इतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। In 2015, Supreme Court held that even after a returning officer has declared the regime, the election can be nullified if candidates had not disclosed criminal records. ठीक है, और ये सारी स्टेटमेंट सही है भाई। स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, बताया गया ये सारे ग्राउंड्स है। ठीक है, सभी ग्राउंड्स बताए गए लाइक if he holds the office of holds any office of profit under the union or state government except that of the ministry or any other official exempted by state legislature, if he is of unsound mind, जो कि दिया गया था स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर, stands so declared by court, if he is undischarged insolvent, or if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state, if he is so disqualified under any law made by the parliament. Statement number 30 में बताया गया है, the constitution also based on a person shall be qualified for being a member of either house of the state legislature if he is so disqualified on the ground of the distraction under the provision of the 10th schedule. तो इस कंडीशन में भी कर लिया जाएगा उनको डिस्क्वालीफाई, ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखो, विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है, द बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए 2-टायर पंचायती राज सिस्टम। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। एंड थर्ड है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1982। तो ये तो सभी को पता है कि थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है ही। तो आपके पास में दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। अब देखते हैं क्या इसका आंसर है और बी में से क्वेश्चन नंबर 16 का। तो बी आंसर है इसका, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ओनली करेक्ट। और ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया है भाई 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी एग्जाम करने के लिए वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 के अंदर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस टू सजेस्ट द measures for their better working. The chairman of the committee was Balwant Rai Ji Mehta, and the committee submitted a report in November 1957 and recommended the establishment of the scheme of democratic decentralization, which ultimately came to be known as the Panchayati Raj. It recommended the establishment of a 3-tier Panchayati Raj system. ध्यान रखना है, 2-tier नहीं 3-tier Panchayati Raj system की रिकमेंडेशन दी थी बलवंत राय मेहता जी ने। एंड राजस्थान तो फर्स्ट स्टेट था ही, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। और प्राइम मिनिस्टर ने 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे नागौर के अंदर स्टार्ट की थी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सब कुछ आपको पता ही है। राजस्थान के बाद में फिर आंध्र प्रदेश आता है, इन्होंने सिस्टम को 1959 में इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया था। आफ्टर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अडॉप्टेड द सिस्टम, बाद में फिर करते रहते हैं स्टेट्स। आपको बताया 1992 में 73 अमेंडमेंट के थ्रू इन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ओके, जो कि फोर्स में आया था 24 अप्रैल 1993 से। into force on 24 अप्रैल 1993 gave the constitutional status। मतलब ये तो अमेंडमेंट लाया गया और 20 केम into force, जो कि फोर्स में आया 24 अप्रैल 1993 को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पार्लियामेंट्री राज इंस्टीट्यूशंस को दिया गया फाइनली, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटर स्टेट नॉट इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट ट्रेड के रिगार्डिंग हमको देखना है, ट्रेड कॉमर्स के रिगार्डिंग हमको देखना है। So the Constitution of India remains totally silent on the trade and commerce within the Indian territory and leaves it to the Parliament to legislate on. अगली स्टेटमेंट है, the Parliament can impose restrictions on the freedom of the trade and commerce between the states। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं, मन में सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय मीन्स ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, है ना, कि भाई पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट्स, कैन इम्पोज। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात ही नहीं की गई है। बताया गया है यहाँ पे कि आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। तो ये बताया गया आर्टिकल 301 के अंदर, तो बात की गई है आर्टिकल 301 के अंदर, ठीक है। आगे बताया गया था, फ्रीडम टू गारंटीड बाय द आर्टिकल 301 इज फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट दोज व्हिच आर प्रोवाइडेड फॉर द अदर प्रोविजंस, आर्टिकल 302 एंड 305। ये सभी बातें बताई गई है और ये कौन सा 13 नंबर का पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग बात हुई है ना। तो ऐसा नहीं कि नहीं कोई प्रोविजन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आप इसके सामने आ चुका है। द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है आपको बताना है। प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एवरी स्टेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एन अफर्मेशन में ये भी नहीं है। प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल गिविंग दोज, ये आएगा कभी आंसर इसका हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो इसका इतना डिटेल सॉल्यूशन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को।
ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत आफ्टर 2 years ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा यदि प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है पंचायत का 2 साल के बाद में उसके बनने की, तो क्या होगा? इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व ए फुल टर्म ऑफ 5 years. No price election shall take place for the remainder of the time. It shall be reconstituted to serve remainder of the period. State legislative assembly shall decide the course of action. आपको बताना है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी फॉर कैट। मतलब कि ऐसा होता है तो बचे हुए पीरियड के लिए इलेक्शन रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा पंचायत को, और फिर वो बचे हुए पीरियड के लिए रहेगी। तो ये यहाँ पे रखना है आपको याद, इतना इसमें डिटेल देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 7th शेड्यूल, लोकल गवर्नमेंट एज ए सब्जेक्ट कम्स अंडर बीच ऑफ द फॉलोइंग। 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आती है? लोकल गवर्नमेंट कौन सी लिस्ट में आ रही है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉय, स्टेट लिस्ट के अंदर आएगी लोकल गवर्नमेंट। तो आज के 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप बता सकते हो कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, जिसमें कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। यदि आप और ज़्यादा चाहते हैं कि मैं एनर्जी के साथ ये वीडियोस बनाऊं तो मेरे को मोटिवेट करें इनको लाइक एंड शेयर करते हुए वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। एंड आगे मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर 21 नंबर की क्वेश्चन से। थैंक यू।